हाय गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। हम अ, कल हम लोग सिलेबस को देख रहे थे, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत डिटेल में देख रहे थे ना। तो कल हमने हिस्ट्री और जियोग्राफी तो देख लिया था। अब जो सब्जेक्ट बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहले पॉलिटी देख लेते हैं कि पॉलिटी देख लेते। पॉलिटी मैंने आपको बताया था कि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, तो ये बहुत बड़ी है, ये भी बताया था। तो अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी भी ठीक ठाक किताब है, आप वो देख लीजिए। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये ठीक है, ये बुक्स ये तो पूरा मेंस भी कवर करवा देगी। परीक्षा वाणी प्रीलिम्स के लिए भी ठीक है, नहीं तो मैंने बोला था आप एक बुक देख लीजिएगा दृष्टि की, तो वो तो बेस्ट है, मतलब वो कवर अच्छे से कवर करवा देती है। मैं किसी कोचिंग का ऐड नहीं कर रही हूँ, बस मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो बस बता रही हूँ आपको। तो हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या है। पॉलिटी में देख लेते हैं कि इसमें ना 3-4 पार्ट है। तो पहला है राजनीतिक प्रणालियाँ, सॉरी पहला है राजनीतिक प्रणालियाँ। इसमें है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, संसदीय और राष्ट्रपति, एकात्मक और संघीय, प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि, गणतंत्र और राजशाही आदि चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर संविधानवाद आता है। संविधानवाद का ऐतिहासिक आधार पढ़ लेंगे, कब बना, कैसे बना, किन किन लोगों ने बनाया, क्या क्या समितियाँ इसके लिए बनी, और विकास और संविधान का निर्माण, इसकी विशेषताएं और महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रस्तावना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और संघ और इसका क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना, आपातकालीन प्रावधान, प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय आदि चीज़ें इसमें शामिल है संविधानवाद के अंडर में। फिर आता है केंद्र सरकार एवं कार्यप्रणाली। केंद्र सरकार एवं कार्यप्रणाली, इसमें आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट समितियां। कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव आदि जैसे पद इसमें शामिल किए गए हैं। इनके बारे में इनके आर्टिकल वगैरह आते हैं और महाभियोग से रिलेटेड सवाल आते हैं इसमें, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर संसद आता है हमारा। संसद है राज्यों की परिषद, लोगों की सभा, अयोग्यता और सीटें, पीठासीन अधिकारी, सदस्य के सदनों, उनके कार्य, विधायी संसद की प्रक्रियाएं, बजट, शक्तियां और कार्य, संसद की भूमिका, संसद की समितियां, संसदीय मंच, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये वही है कि लोकसभा जो नियम वगैरह बनाए जाते हैं, विधेयक पारित होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर आता है राज्य सरकार एवं कार्यप्रणाली। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल। उत्तर प्रदेश विशेष परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश वैसे हर चीज़ में इंक्लूड है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें भी यूपी स्पेशल चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेंगी, यूपी में क्या क्या इनोवेशन हुए हैं उससे रिलेटेड। तो हर सब्जेक्ट में यूपी स्पेशल आपको पढ़ के जानी है, जो यूपी में हो रहा है, जैसे सीएम क्या कर रहे हैं और कुछ नया नियम लाए हैं, और जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, पर टॉप इसमें ना सब चैप्टर अगर आप देखोगे तो 8-10 चैप्टर बन जाते हैं, जो कि करवाया जाएगा। तो पहले आप देख लीजिए
इसमें राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम वाला पोर्शन आता है, और मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, सरकारी बजट और राजकोषीय नीति आती है। बाहरी क्षेत्र और मुद्रा विनिमय दर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निकाय, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, सेवाएं, पंचवर्षीय योजना और बुनियादी ढांचा, भारत का विदेश व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार, और ये फिर वही यूपी स्पेशल चीज़ें इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजना से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार ये ज़रूर देखिएगा। और नेशनल इनकम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें इकोनॉमिक्स में बस इतना ही है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद हम साइंस का सिलेबस साइंस का भी छोटा है, बट सब्जेक्ट इसमें भी चैप्टर 10 से 15 चैप्टर इसमें बन रहे हैं। तो ये भी दे रही, इसमें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, व्यवहारिक विज्ञान आता है, नई तकनीकी और खोज और आधुनिक समय के समकालीन। वही बताया ना कि यूपी में क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम मैगजीन से पढ़ सकते हैं। नहीं, पहले बताया ना कि आई दृष्टि नाम की एक बुक आती है एग्ज़ाम से, हिंदी मीडियम की आती है, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले कम से कम आती है। आप वो पढ़ लेंगे तो करेंट अफेयर तो पूरा वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, यूपी स्पेशल भी और ओवरऑल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से। तो साइंस के लिए इतनी चीज़ें देखनी है। इसमें का मतलब ज़्यादा चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो और इम्पॉर्टेंट नहीं है। बायो में बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स में भी है थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा कम है। तो देखेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। फिर नेक्स्ट है एनवायरनमेंट का, देख लेते हैं। एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें से हर साल कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन बन जाते हैं। 15 से 18 अप्रॉक्सीमेट इसी के आसपास चीज़ें बनती हैं। तो आप ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये पोर्शन छोड़ने लायक नहीं है कि आप ये स्किप कर दो एग्ज़ाम के लिए, तो स्किप मत करिएगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम भले बहुत पढ़ के जाते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं बनते, तब यही बेनिफिशियल होगा कि चलो ठीक है, उसमें से नहीं बन रहा, हम इसमें से कर लेंगे अगर पढ़ के जाएंगे तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार ज़रूर देखिए। मैं सिलेबस बता देती हूँ क्या है इसका। तो पर्यावरण और उसके घटक हैं, एक सेकेंड बस। पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण की समस्याएं, जलवायु परिवर्तन, अम्लीकरण, यूट्रिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, यूट्रिफिकेशन, ओजोन क्षरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समन रणनीति, ये भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ये ओजोन क्षरण और यूट्रिफिकेशन ये ज़रूर आप मतलब इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और फिर भारत और जलवायु परिवर्तन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ई कचरा, ठोस अपशिष्ट, जैव उपचार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण भी है। ये 3 पोर्शन तो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, वायु, जल और मृदा, ये तीनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और रेडियोधर्मी वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर जैव विविधता, इसका पोर्शन आता है। तो बुनियादी अवधारणाएं जैव विविधता की, पौधे, पशु विविधता, समुद्री जीव, जैव विविधता के लिए खतरा, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क और नेशनल पार्क वगैरह इसमें आते हैं। इसमें देखिए कि ग्राम और पंचायत वन, निजी संरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता संरक्षण के प्रयास, बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो सेफ्टी, बायो पाइरेसी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कोई नई स्पीसीज़ आई हुई है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये किस कैटेगरी में आता है, वनरेबल और इंडेंजर्ड, इस लिस्ट में आते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं।
इसके संरक्षण के प्रयास देखेंगे, ये इम्यून्स के लिए इम्पोर्टेंट पड़ जाता है प्रयास वगैरह। भारत और विश्व के संस्थागत और संगठनात्मक तंत्र, पर्यावरण अधिनियम और नीतियाँ, पर्यावरण सम्मेलन, सतत विकास, पर्यावरण निगरानी और प्रभाव आकलन, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ नीतियाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब नीतियों से क्वेश्चन आता है, सन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि ये अधिनियम कब आया, ये नीति कब बनाई गई है। लाइक टाइगर वाला है वो बहुत आता है, वो तो कई बार रिपीट हुआ, 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ कई बार रिपीट हुआ है। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर आया है तो मैं बता दूं, आप कम से कम 10 ईयर्स का पढ़ लीजिएगा 2024 के लिए। आप उसे सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसका नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और सिलेबस तो आप अपने मतलब जहाँ पढ़ते हो, जो आपकी टेबल है पढ़ने की, तो वहाँ पर सिलेबस आप चिपका लीजिए, दीवार पे लगा लीजिए, ताकि सारा दिन मतलब जब आप पढ़ने बैठो आपकी नज़र ज़रूर पड़े, तो आपको ये पता चलेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से क्या चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट आती है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से इतने क्वेश्चन, यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये देखेंगे कि क्या क्या पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको वहाँ से ज़्यादा पढ़ना है, उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। जो नहीं सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे पॉलिटी ये नहीं आ रही है मान लीजिए एक बार, तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना। आप इसमें अगर आप पर डे इसमें 2 घंटे देते हो तो इसमें 2.5 से 3 घंटे दीजिए, ताकि ये आपका पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है और कुछ स्किप कर नहीं सकते हैं सिलेक्शन अगर लेना है तो ये चीज़ें भी हम ज़रूर देखेंगे। तो ठीक है, मैंने सारे सिलेबस बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास हमारी मतलब अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अपनी एकदम अच्छे से। तो MCQ फॉर्म में चीज़ें शुरू होंगी। मैं अब नेक्स्ट क्लास जो लूँगी तो MCQ फॉर्म में आपको सीधे क्वेश्चन के साथ मिलूँगी। तो आप पढ़ के आइएगा, और पढ़ के आते हैं तो वो ज़्यादा सही है, आप यहाँ क्वेश्चन करने में भी सक्षम रहेंगे। और नहीं आता है, नहीं पढ़ के आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आप पढ़ के आइए, मैं यही सजेशन दूँगी कि आप पढ़ के आओ तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको ये ना लगे कि ये अनजान सी चीज़ें क्या है, क्या हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है, तो ये ऐसा ना होने पाए। तो आप एक बार ज़रूर ये सब देख लीजिएगा। आप ज़्यादा नहीं, एक एक चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ेंगे पर डे तो भी काम हो जाएगा। बहुत नहीं मैं कि एक दिन में आप पूरी किताब पढ़ के आओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक 2 चैप्टर आप इजीली पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग में तो खैर चीज़ें होनी चाहिए। आप इतना पढ़ लो कि MCQ आपकी जो बुक में देते हैं वो आपसे रिजॉल्व होने लगे, तो इतना आप कम से कम एक बार अच्छे से अच्छी रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आप इसमें की नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। अगर आप नोट्स बना लेते हो तो शॉर्ट में नोट्स बनाइएगा, तो वो जैसे आपने MCQ किया फिर शॉर्ट में नोट्स बनाया, तो एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ आपको नोट्स आपके पढ़ने की ज़रूरत होगी, वो भी शॉर्ट में रहेगी। तो आप जैसे 20 क्वेश्चन का नोट सिर्फ एक पेज में बन गया, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमको 20 क्वेश्चन पढ़ना, आपको लगेगा बस छोटा सा एक पेज है वो ख़त्म करना है, हमारे काफ़ी क्वेश्चन रिकॉल हो जाएंगे। अगर नहीं MCQ याद हो रहे हैं तो आप बताइएगा, मैं इस चीज़ के लिए भी सोल्यूशन बताऊँगी आपको। बाकी आपने मुझे सुना इतनी देर तक, उसके लिए थैंक यू। जय हिंद।